जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूटेरिया बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले वाले क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सभी लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन का आपका जो है ना क्वेश्चन विथ आंसर, मतलब क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार एसएससी प्रश्न पत्र कितना है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 3 है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और लास्ट में बताइए कि आप लोग का कितना नंबर आप लोग का आया। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या परिवर्तन होगा। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप परिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, आप परिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, तो स्थिर होगा। ठीक है, वस्तु पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में वस्तु पर क्या होगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक है, और किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है और यह वस्तु के द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आप परिवर्तित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। बताइए, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या होता है, तो प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। बताइए, ओम के नियम के अनुसार क्या होती है। बताइए, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ओम के नियम के अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन इनमें से दिए गए कथनों में कौन सा होगा। बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन इनमें से दिए गए कथनों में कौन सा होगा। बताइए, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश सघन से विरल में जाने पर अविलंब से क्या होता है, तो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन इनमें से दिए गए कथनों में से कौन होगा। तो प्रकाश सघन से विरल में जाने पर क्या होगा, अविलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑक्जेनोमीटर, कह रहा है ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे की वृद्धि मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। बताइए, किस में करते हैं। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म तरंगे में करते हैं। किस में करते हैं, सूक्ष्म तरंगे में किया जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगों मतलब माइक्रोवेव का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है, नहीं पूछा। बताइए, करा निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है। बताइए, किसमें नहीं होता है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का क्या होना, गर्म होना, ये नहीं होता है, लेकिन भूमि पर समुद्री मंद पवन में होता है, उबलता जल में होता है और वात्या भट्टी के चारों ओर वायु का परिसंचरण में होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, कह रहा है कि अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बढ़ेगा। क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो बढ़ेगी।
और तापमान बढ़ने से जलाशयों का पानी बाष्पित होकर वातावरण में मिल जाता है और वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, आर्द्रता का स्तर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पूर्ण पाचन रस से किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होता है। बताइए, कह रहा है पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स क्या होते हैं, उपस्थित होता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय रस कहा जाता है। क्या कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होने वाले रस को अग्नाशय रस कहा जाता है। ठीक है, और अग्नाशय रस क्या होता है, क्षारीय होता है, उसमें 98% जल और शेष 2% क्या होते हैं, एंजाइम लवण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसकी कोशिकाओं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। बताइए, कह रहा है इनमें से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। बताइए, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी में। किस में होता है, आरबीसी में। तो आरबीसी की कोशिकाओं का में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और आरबीसी कोशिकाओं गोलाकार होती है, लेकिन इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक होता है और तथा ये ऑक्सीजन के वहन का क्या करता है, कार्य करता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि जीव विज्ञान, कह रहा है जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए, किसका अध्ययन करते हैं। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों का करते हैं। किसको करते हैं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का करते हैं। और एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। बताइए, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन है। क्या है, तो साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोसिस होता है। क्या होता है, किलोसिस रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है। बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है। बताइए, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों है। एंड्रोजन क्या है, तो मादा हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो मादा हार्मोन है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो मादा हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन्स क्या है, तो नर हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक अनेक लक्षणों के लिए विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मादा हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन, और क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो मादा हार्मोन है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी और सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। बताइए, मानव शरीर की किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। बताइए, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में। तो मानव शरीर का किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार उपस्थित होता है। बताइए, कह रहा है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार उपस्थित होता है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोसिन तथा यूरेसिल क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। बताइए, डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है। बताइए, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र 21 एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, तो गुणसूत्र 21 एक अतिरिक्त क्या है, प्रतिलिपि का होना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दंतीदुर्ग था। कौन था, दंतीदुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, मानखेड़ था। कहाँ था, मानखेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की पराजित किया गया था। बताइए, कह रहा है किस शासक द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। बताइए, तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था, हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि प्राचीन भारत में होने वाली विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है। बताइए,
क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम कौन सा है बताइए। यहाँ सही क्रम पूछा है कि सही क्रम कौन सा है बताइए। प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों का सही क्रम क्या है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी, शक, पहलव और क्या है, कुषाण है। क्या है, यूनानी, शक, पहलव और क्या है, कुषाण है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था बताइए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल और सुदगोदा दोनों है। क्या है, तो लोथल और सुदगोदा दोनों है, याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, लोथल सुदगोदा दोनों है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। और याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग के में रखा जाता है। ठीक है। और सिंधु सभ्यता के बंदरगाह को लोथल और क्या है, सुदगोदा था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। और मोहनजोदड़ो में बृहद क्या है, स्नानागार था। और मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति तथा नर्तकी की एक क्या है, कांस्य मूर्ति मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी बताइए। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा शैली में क्या हुआ, तो निर्मित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था बताइए। कह रहा है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटाइन सिरोल कहा था। कौन कहा था, वेलेंटाइन सिरोल कहा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था बताइए। सार्जेंट आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के विकास हेतु क्या है, संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बताइए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को जो है ना असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1919 में तुर्की के खलीफा की पुनः स्थापना हेतु किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था बताइए। यहाँ पे शिक्षा का माध्यम पूछा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है ना, मतलब शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है बताइए, किसका प्रयोग करते हैं। निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है, किसका बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कोबाल्ट 60 का। और रक्त के थक्का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। और ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक किसका प्रयोग करते हैं, आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। और रक्ता का रोग पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, लोहा 59 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है बताइए, क्या होता है। निष्क्रिय गैसों का जो गलनांक होता है कि क्या होता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेट की अम्लता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। पेट की अम्लता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaSCO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि पेट की अम्लता को दूर करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, NaSCO3 का प्रयोग करते हैं। याद रखिए कि अग्निशामक यंत्रों एवं पेट की अम्लता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, NaSCO3 का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है। और अचारों के परिरक्षण में सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का प्रयोग होता है। और कपड़े धोने में Na2CO3 × 10H2O का प्रयोग किया जाता है। और बारूद निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है बताइए। इसका उदाहरण में कौन कौन है, नायलॉन 2 भी है, नायलॉन 6 भी है, पॉली बी हाइड्रोक्सी भी है, ये सभी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। क्या है, तो निम्नीकरण बहुलक का क्या है, उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है बताइए। पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का है। किसका है, तो मैग्नीज का है। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है बताइए। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत है।
तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयोडीन का है। किसका है? तो आयोडीन का है। ठीक है, नेक्स्ट है आरडीएक्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? बताइए, आरडीएक्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया था। और आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और आरडीएक्स को प्लास्टिक विस्फोट के नाम से जाना जाता है और आरडीएक्स में विस्फोट की उष्मा गति 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? बताइए, भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी में क्या करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ड्यूटेरियम के बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? बताइए, क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? बताइए, करा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है जो सरकारी समितियों के गठन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद कितना है? 43 का ख है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सभी कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की निलंबन, ये कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? बताइए, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुराने बलित पर्वत है। क्या है? पुराने बलित पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे छांटना है कि इसमें कौन सा जो है ना सही है। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, सबको पता है। तो इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है कि सही है? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं, ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ये भी क्या सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ये भी क्या है? सही है। और आरबीआई वाणिज्य बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी क्या है? तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो। 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। करें निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, एक क्या है? तो गलत है। क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट है भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के संघनों वनों में होता रहता है, क्या है? बिल्कुल सही है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के संघनों वनों में रहता है, क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी केवल 2 क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताइए। करा कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बताइए। बताइए क्या होगा?
तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, ए और बी दोनों होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है ना किस निकाय के मतलब पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी होते हैं और नीति आयोग के भी होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, बताइए। कौन सी इसमें पूर्ववर्ती नदियां नहीं है, बताइए। 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं, 1 नहीं है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नहीं है लेकिन सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है। ठीक है, नेक्स्ट है अबुनूस, महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है, बताइए। आबनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाने वाला क्या है, तो वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। कह रहा है तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा का है। किसका है, तो कृष्णा है। तेलुगु गंगा परियोजना बोलेगा तो कृष्णा का है, नाथपा झाकरी परियोजना बोलेगा तो सतलज का है, बगलीहार परियोजना बोलेगा तो चिनाव का है। ठीक है, हिडकल बोलेगा तो घाट प्रभा का है, माता टीला बोलेगा तो बेतवा का है, कालपोंग परियोजना बोलेगा तो कालपो नदी पर है, और मेटूर परियोजना बोलेगा तो कावेरी नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में लौ अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। कह रहा है कि भारत में लौ अयस्क क्षेत्रों में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है गुरुमाहिसानी, इसका क्या है, कहाँ है, लौ अयस्क क्षेत्र झारखंड में है, क्या है, तो गलत है। गुरुमाहिसानी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ होगा, तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, और नोवा मुंडी कहाँ है, तो नोवा मुंडी बोलेगा तो उड़ीसा में नहीं, झारखंड में। कहाँ है, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। ठीक है, और बैलाडीला बोलेगा तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। यही क्या है, बिल्कुल सही है। और अरिन डोंगरी बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में नहीं, कहाँ है, तो अरे डोंगरी छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसमें सही पूछा था केवल क्या है, तो सी सही है। तो गुरुमाहिसानी बोलेगा तो उड़ीसा में है, नोवा मंडी बोलेगा तो झारखंड में है, और अरिंग डोंगरी बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है, और बैलाडीला बोलेगा छत्तीसगढ़ में। तो सही है ही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए, करानीर में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, बताइए। करानीर में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसमें कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेसुवियस नहीं है लेकिन कोटोपैक्सी, मोना लोआ और स्ट्राम्बोली है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को किस नाम जानते हैं, तो हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। याद रखिए, हेलोफाइट। ठीक है, हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को जो है ना हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को किस नाम जानते हैं, तो क्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, तो जेरोफाइट के नाम से जानते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, तो मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हेलोफाइट होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, बताइए। कह रहा है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माह के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन नहीं है लेकिन जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी कंपनियां के भारत कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार के निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनी कंपनियों को भारत कंपनी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है, बताइए, क्या होगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भारत रत्न कंपनी का दर्जा मिला है, और नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का भारत कंपनी का दर्जा मिला है, और नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीनों को जो है भारत कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, ये दोनों को नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह आसियान के सदस्य देश है, बताइए।
करा निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, ब्रुनेई और क्या है तो लाओस है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है, तो कौन कौन है, कंबोडिया, ब्रुनेई और क्या है तो लाओस है। ठीक है, और याद रखिए कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन होता है। और याद रखिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन होता है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशों राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है, और याद रखिए इसमें वर्तमान देश कौन कौन है, तो कंबोडिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड और क्या है वियतनाम, इसके क्या है तो सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानें, करा कि भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक मतलब धारिता रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है, बताइए किसमें किया जाता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शासकीय आरक्षित खाता में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा थी भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थानों द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक धारिता रखने में किए जाने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा किया जाता है, तो शासकीय आरक्षित खाता में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सही है, बताइए। करा इसमें कौन सा एक सही है, बताइए। देखिए पहला करा अक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक में, बिल्कुल क्या है तो यही सही है, केवल एक क्या है तो सही है। और नहीं देखिए कराईबेटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो केरल में नहीं, कहाँ है तो तमिलनाडु में है, कहाँ है तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में है। कराईबेटी पक्षी अभयारण्य केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। और मगधी केले रिजर्व कहाँ है, तो मगधी केले रिजर्व तमिलनाडु में नहीं, कहाँ होगा तो कर्नाटक में होगा, कहाँ होगा कर्नाटक में होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है होकेरा भूमि कहाँ है, तो पंजाब में नहीं है, कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में, कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है जम्मू कश्मीर में। तो कराईबेटी पक्षी अभयारण्य बोलेगा तो तमिलनाडु में है, मगधी केले संरक्षण रिजर्व बोलेगा तो कर्नाटक में है, होकेरा भूमि बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है, और अंक समुद्र पक्षी रिजर्व बोलेगा तो रिजर्व कहाँ है कर्नाटक में, बिल्कुल क्या था सही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है, बताइए किस खरीद बिक्री को संदर्भित करता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी ऋण पत्र को जो है संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया, बताइए। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, बताइए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से क्या है तो संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, बताइए। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा क्या है स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए। करा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया, उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, नजमा हेपतुल्ला है। कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के विजेता कौन है, बताइए। अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के विजेता कौन है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपना देश कौन सा है, भारत, अपना देश भारत है। ठीक है, तो अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के विजेता कौन है, अपना देश भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है, बताइए। क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा क्या है तो संचालित है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ
फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत क्या है, आच्छादित है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21.76 क्या है % है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेब्रास्का में किया गया। कहाँ किया गया? नेब्रास्का में किया गया, ठीक है। तो याद रखें नेब्रास्का के गवर्नर जिम पिलेन ने नेब्रास्का राज्य की राजधानी में गवर्नर कार्यालय परिसर में 6 दिसंबर 2024 को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया, जो उनके द्वारा समर्थित अहिंसा, सत्याग्रह और न्याय के सिद्धांतों क्या है, सम्मान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है, बताइए। करा इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोवा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C-59 के द्वारा मतलब जो है ना प्रक्षेपण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ है, बताइए। करा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ है, बताइए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे याद रखिएगा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वादन से? तबला से है, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ है दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में हुआ है। कहाँ है? तो अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा को। कौन सा राज्य को? उड़ीसा को प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश शहर कौन सा है, बताइए। कर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग है। कौन सा देश है? तो हांगकांग है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला पूछा है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कहाँ किया गया है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया गया। कहाँ किया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग जो है ना प्रमाणन दिया गया है, बताइए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को दिया। किस राज्य को दिया गया? केरल को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई, बताइए। कह रहा है कि बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100% करने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% मतलब 100% करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में कुल 139 को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, जिसमें 7 व्यक्तियों को पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और 7 व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा कि दुरचूर नागेश्वर रेड्डी है, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, और श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया है, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, SMT वासुदेव नायर हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, और क्या है ओसामू सुजुकी है, और शारदा सिन्हा को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो GSDP कितना रहने का अनुमान है, बताइए। कह रहा है कि बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है ना GSDP कितना रहने का अनुमान है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? तो 10,97,264 करोड़ है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो कह रहा है कि बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सरकार घरेलू उत्पाद GSDP कितना रहने का अनुमान है। तो याद रखिएगा 10,97,264 करोड़ रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देखिए मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे जो है ना आपको मैथ रीजनिंग का सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का आपको मिल गया होगा। बाकी प्रैक्टिस सेट 2, 3 सारा जितने भी क्लास आपका आएगा, तो जैसे जैसे क्लास आएगा आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 18,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना सारा PDF मिल जाएगा। कम से कम आपको एक सेट का जो है ना PDF कितना पेज में, कम से कम 30 पेज में रहता है। सोचिए कितना मेहनत से आप लोग के लिए जो है स्कैन किया है। देखिए आप लोग को दिखाते हैं सारा, देखिए मैथ रीजनिंग का है, आप लोग बना लीजिएगा। पूरा सोल्यूशन के साथ जो है ना आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, देखिए ये सारा देखिए कम से कम 30 पेज लगभग में है, कम से कम 30 पेज। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छा लगे हो तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस क्लास पर अगर 500 लाइक आएगा तो इसका PDF जल्द ही आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो कोशिश कीजिए कि क्लास को हर जगह शेयर कीजिए और सभी लोग जितने भी क्लास को देखते हैं सभी लोग लाइक जरूर कीजिए। 500 लाइक हो जाएगा तो हम क्लास का PDF जो है ना डाल देंगे और दूसरा का भी आपको मिल गया होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। ठीक है, तो बाकी जैसे जैसे क्लास आपका आएगा सारा का PDF आपको वहाँ पे मिलते चलेगा, मतलब वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत मेहनत लगता है, समझे ना। आपको बता देते हैं, आप देखिएगा PDF को तो कम से कम 25 से 30 पेज में रहता है, पूरा सोल्यूशन के साथ और क्वेश्चन के साथ पूरा अगर मिलाइएगा तो कम से कम 25 से 30 पेज में आएगा। सोचिए कि कितना मेहनत से स्कैन किया जाता है। तो आप सभी को जो है ना, मतलब आप सभी का कर्तव्य बनता है कि सभी लोग क्लास को देखिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए आप लोग कितना मार्क्स आया, और सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, ये सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप सभी लोग जो है ना वहाँ से मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।